तो स्टूडेंट्स, आज हम साइकोलॉजिकल मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने कांस्टेंट मोशन को स्टडी किया। कांस्टेंट मोशन में हमने दो तरह के मोशन लिए। एक तो सर्कुलर मोशन लिया, और सर्कुलर मोशन में दो तरह का, जब पार्टिकल किसी सर्किल के अंदर मूव कर रहा हो और किसी सर्किल के बाहर मूव कर रहा हो, वो केस हमने लिया। दूसरा केस हम साइकोलॉजिकल मोशन का ले रहे हैं, यानी जब पार्टिकल किसी साइकोलॉजिकल पाथ पे मूव करेगा। साइक्लॉइड एक कर्व होता है, ये आप जानते हैं, और उस कर्व पर जब पार्टिकल मूव करेगा तो इस तरह के मोशन को साइकोलॉजिकल मोशन कहा जाएगा। उसको हम आज स्टडी करेंगे। उससे पहले साइक्लॉइड को जानना जरूरी है कि साइक्लॉइड किस तरीके का कर्व है। तो इसमें आपको बता दें कि साइक्लॉइड जो है कैसा कर्व है, ये आपको बता देते हैं कि ये एक ऐसा कर्व है जो कैसे जनरेट होता है, ये हम आपको बता देते हैं कि जब कोई सर्किल या कोई सर्कुलर व्हील है, आप समझ लीजिए पहिया है कोई इस तरीके का, जो किसी स्ट्रेट लाइन पर रोल करे बिना स्लाइड हुए। सरकना नहीं चाहिए, रोटेट करके जाना चाहिए, रोल करके जाना चाहिए, यानी घूमता हुआ जाए, सरक के ना जाए। तो इसके रिम के ऊपर कोई पॉइंट अगर लें, सर्किल के रिम के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, सर्किल के रिम के ऊपर यहाँ कहीं, तो उसका जो पाथ होगा इस दौरान, जब सर्किल रोल करके इस लाइन पे आगे बढ़ेगा, तो वो पॉइंट जो रिम पर है उसका जो पाथ होगा वो साइक्लॉइड कहलाता है। तो मान लीजिए कि हमने एक पॉइंट ये लिया, रिम के ऊपर एक पॉइंट हमने ये लिया P। अब मान लीजिए कि सर्किल रोल करेगा, तो इसकी पोजीशन मान लीजिए सेंटर की पहले यहाँ पे थी, C सेंटर है, और अब मान लीजिए ये सर्किल की पोजीशन यहाँ आ गई। मान लीजिए सेंटर की पोजीशन यहाँ आ गई, और सर्किल की जो पोजीशन है वो मान लीजिए ये हो गई। एक रफ फिगर है ये, मान लीजिए सेंटर ये है, पहले C1 पे था, अब C2 पे होगा। तो ये पॉइंट जो P है, इसकी पोजीशन कहाँ जाएगी? सर्किल रोल कर किया हुआ है, रोल किया है, रोल करके आगे बढ़ाएगा, तो ये पॉइंट P ऊपर उठेगा साथ में, क्योंकि सर्किल इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये पॉइंट P भी ओवरऑल इधर भी इस डायरेक्शन में भी जाएगा। ऊपर उठने के साथ साथ ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा। तो मान लीजिए कि P की नई पोजीशन ये हो गई। मान लीजिए पॉइंट P की पोजीशन अब ये है, पहले मान लीजिए P1 थी, अब P2 हो गई। फिर मान लीजिए सर्किल की पोजीशन ये है, सेंटर C3 पे हो गया, पॉइंट ये जो है मान लीजिए यहाँ हो गया P3 पे। फिर इसी तरीके से एक पोजीशन आएगी जब पॉइंट P यहाँ आ जाएगा, फिर ये नीचे जाना शुरू होगा, मान लीजिए यहाँ आ गया, और अंततः जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएगा, कंप्लीट रिवोल्यूशन का मतलब एक पूरा चक्कर लग जाएगा सर्किल का, यानी 2 पाई r, जो इसकी रेडियस है r मान लीजिए, तो 2 पाई r डिस्टेंस जब ये रोल कर लेगा, तो मान लीजिए कि इसकी पोजीशन ये होगी, जो भी इसको नाम दीजिए आप। तो इसको C10 कर लेते हैं,
एज्यूम कर लेते हैं और ये पोजीशन P5 है और मान लीजिए कि ये घूम करके फिर ये नीचे आ जाएगा P10। तो ये जो इसका पाथ है, ये एक रफ है डायग्राम मैं बता रहा हूँ, इसको ट्रेस करेंगे तो ये जो कर्व बनेगा ये साइक्लॉइड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड साइक्लॉइड। तो ये कैसे जनरेट होगा? अ साइक्लॉइड is a curve which is traced by a point on the circumference of a circle as the circle rolls along a straight line without sliding. मतलब रोल करके जाएगा, स्लाइड करके नहीं जाएगा। ध्यान रखिए, स्लाइड करके जाएगा। आप समझ रहे हैं कि अगर ये सर्किल सरक के ऐसे चला गया तो पॉइंट P की जो पोजीशन है वो वही बनी रहेगी, ये लोएस्ट पॉइंट है वही बना रहेगा। तो रोल करके जाना चाहिए, तभी रिम के ऊपर जो पॉइंट है वो मूव करेगा। तो इसका हम एक आपको वीडियो दिखाते हैं, उससे ज़्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा। ये YouTube वीडियो है और ये हमने ढूंढ के रखा है ये आपके लिए। ये देखिए ये कैसे जो है ये बनेगा। इसको देखिए, ये देखिए रिम के ऊपर पॉइंट है, सर्किल के रिम पे पॉइंट है और ये कैसे ट्रेस हो रहा है जब से ऐसे सर्किल आगे जा रहा है। और ये जैसे जैसे आगे जाएगा ये और भी इसी तरीके का कर्व दोहराता रहेगा अपने को। ये रिम के ऊपर पॉइंट है, उसकी ट्रेसिंग देखिए। कोई दूसरा पॉइंट भी ले सकते हैं लेकिन वो भी ऐसा ही कर्व बनाएगा। तो ये जो है हम आपको दिखाना चाहते थे। ये मेरा ख्याल है आपको स्पष्ट हो गया होगा कि साइक्लॉइड क्या है। तो साइक्लॉइड इस तरीके का कर्व है और ये आप ध्यान रखिए कि जैसे जैसे सर्किल एक कंप्लीट जब रोटेशन कर लेगा, यानी अपना पूरा एक चक्कर लगा लेगा, तो उससे इतना पार्ट जो है साइक्लॉइड का बनेगा। और ये एक कंप्लीट कर्व है साइक्लॉइड का। सर्किल और आगे जाएगा तो यही बार बार कर्व बनता रहेगा, साइक्लॉइड बनता रहेगा। तो साइक्लॉइड एक इस तरीके का पीरियोडिक कर्व है। पीरियोडिक कर्व का मतलब एक निश्चित कोऑर्डिनेट, एक निश्चित लेंथ के बाद उसका रिपीटेशन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसको पीरियोडिक कर्व कहा जाता है, पीरियोडिक है। और ये जो पॉइंट्स हैं ये इसके कस्प हैं, क्योंकि यहाँ पर इसकी दो आर्क मिलती हैं और दोनों पर टेंजेंट, दो टेंजेंट है लेकिन दोनों कोइंसाइड कर जाती हैं। तो ये कस्प है इसके, ये कस्प है, ये कस्प है, ये कस्प है, ये सारे कस्प हैं इसके। ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। दीज आर कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ साइक्लॉइड। तो खैर इस एक कस्प से दूसरे कस्प, दो सक्सेसिव कस्प के बीच में एक कंप्लीट साइक्लॉइड कर्व मिल जाता है। तो हम इंटरेस्ट रखते हैं केवल दो कस्प के बीच का जो पार्ट है, उसके बाद तो वो वही रिपीट होगा, कुछ नया नहीं मिलेगा हमें। तो ये साइक्लॉइड है
अच्छा, हमारा जो इंटरेस्ट है वो इन्वर्टेड साइक्लॉइड में है। इन्वर्टेड साइक्लॉइड क्या है? जब इसी साइक्लॉइड को उल्टा करके रख दिया जाए तो ये इन्वर्टेड साइक्लॉइड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड साइक्लॉइड। दोनों अपने अपने महत्व के हैं। ये साइक्लॉइड है क्योंकि जब सर्किल रोल करेगा तो जो साइक्लॉइड जनरेट होगा वो यही जनरेट होगा। इसको जब उलट के रखेंगे तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड साइक्लॉइड। तो इन्वर्टेड साइक्लॉइड में ये वर्टेक्स होगा V और ये कस्प के पॉइंट्स हैं। ये जो है एक्सिस ऑफ साइक्लॉइड कहलाती है, जो वर्टेक्स से पास होती है। एक्सिस ऑफ द साइक्लॉइड, दिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ साइक्लॉइड। ओके, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ साइक्लॉइड। तो और जैसा कि बताया हमने कि ये इसके कस्प है। सपोज ए डैश, ये इसके कस्प है। तो देखिए, इसकी अगर इक्वेशन लिखेंगे इन्वर्टेड साइक्लॉइड की, इक्वेशन ऑफ, हम इस साइक्लॉइड में इंटरेस्टेड हैं, इक्वेशन ऑफ दिस इन्वर्टेड साइक्लॉइड इज, अगर हम इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन लिखें तो वो होगी S इज इक्वल टू 4a साइन साइड। S इज द आर्क लेंथ, psi इज द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो ये है, और ये आर्क लेंथ मान लीजिए किसी पॉइंट की S है, आर्क लेंथ S है। तो आर्क लेंथ जो है हम यहाँ से मेज़र करेंगे, ठीक है। यहाँ तक की ये होगी 4a। देखिए, ये जो एंगल साई है यहाँ 0 होगा, आर्क लेंथ यहाँ 0 हो जाएगी, 0 होगी। और जब ये एंगल A पर लेंगे तो ये साई जो है π/2 होगा A पर, और ये लेंथ 4a हो जाएगी। तो कंप्लीट लेंथ जो है दो कस्प के बीच में साइक्लॉइड की होगी 8a, ठीक है। तो आर्क a डैश इज 8a, आर्क VA इज 4a। और इसी तरीके से ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की, मान लीजिए VB, दिस लेंथ इज 2a। ये हम प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। दिस इज 2a। ये जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम चीज़ें बता रहे हैं। इसके अलावा एक रिलेशन है S स्क्वायर इज इक्वल टू 8a y। ये भी एक रिलेशन होता है, S स्क्वायर इज इक्वल टू 8ay। ये किसी पॉइंट पर आर्क लेंथ और यहाँ पर जो इसका y कोऑर्डिनेट है उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये उसको बताता है। y ये लेंथ होगी, है ना, इस पॉइंट की जो हाइट है वर्टेक्स से, और ये आर्क लेंथ s से, तो इनके बीच में संबंध ये होगा। इसके अलावा अगर इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन लिखें तो साइक्लॉइड की पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है, पैरामीट्रिक इक्वेशन, और इस इन्वर्टेड साइक्लॉइड की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा। थीटा पैरामीटर है और ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पैरामीटर थीटा के टर्म्स में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। थीटा यहाँ पर जो है और जो साई है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन है कि थीटा इज इक्वल टू
2 साई, ये ध्यान रखिएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 साई। तो ये तो कुछ बेसिक बातें होगी साइक्लॉइड के बारे में। अब साइक्लॉइड कौन सा कर्व होता है समझ गए। हमने इस साइक्लॉइड की सारी इक्वेशंस लिखी है जो कि इन्वर्टेड साइक्लॉइड है, ये ध्यान रखिएगा, हमने इसकी इक्वेशंस लिखी है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए कि मान लीजिए कि हम ये साइक्लॉइड लेते हैं, ये लिया और ये y है, ये x है, एक्सिस है, मान लीजिए। तो इसकी देखिए यहाँ पे जो आर्क लेंथ है, इंट्रिंसिक इक्वेशन की मैं केवल बात कर रहा हूँ, तो इसकी भी इंट्रिंसिक इक्वेशन ऐसे ही लिख सकते हैं। बस यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे जो आर्क लेंथ आप मेजर करेंगे वो इस पॉइंट से मेजर करेंगे। ये पॉइंट आप सब v जो है यहाँ वर्टेक्स ये है। अब आप हम आर्क लेंथ यहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ पे से मेजर करेंगे तो यहाँ पे तो आर्क लेंथ 0 होगी और ये कोई पॉइंट P है, तो यहाँ पर ये अगर आर्क लेंथ S है और ये जो टेंजेंट है वो अगर ये यहाँ से साई एंगल बना रहा है, तो एंगल और आर्क लेंथ के बीच में ये रिलेशन इंट्रिंसिक इक्वेशन कहलाता है। और यहाँ पर जब हम आएंगे तो ये फिर पाई 2 हो जाएगा और फिर ये लेंथ 4 हो जाएगी। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन इस साइक्लॉइड के लिए और इस साइक्लॉइड के लिए हम सेम लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो आर्क लेंथ है उसका मेज़रमेंट वर्टेक्स से हो रहा है जो कि डाउनवर्ड है, और यहाँ पर भी वर्टेक्स से ही हो रहा है जो कि अपवर्ड है। ये ध्यान रखिएगा कि बस ये जो है डिफरेंस होगा। यहाँ पे हम यहाँ से आर्क लेंथ नाप रहे हैं और इस केस में यहाँ से आर्क लेंथ नाप रहे हैं, ठीक है, यहाँ से नहीं नाप रहे हैं, ये ध्यान रखिए, यहाँ से, ठीक है। तो ये जो है इंट्रिंसिक इक्वेशन दोनों जगह यूज़ हो जाएगी। हाँ, जो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है ये बदल जाएगी, इसकी चूँकि ज़रूरत नहीं है इसलिए इसमें नहीं जा रहे हैं, हम इसी को यूज़ करें। अब हम आते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल ऑन साइक्लॉइड। मोशन of a particle in a cycloid। हम अंदर की तरफ मोशन ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था कि हमने इन्वर्टेड साइक्लॉइड लिया ये, और ये इसका बेस होता है ये, क्योंकि एक्चुअली साइक्लॉइड ये है, ठीक है। तो ये साइक्लॉइड का बेस है, तो यहाँ पे बेस ये होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0। ये पॉइंट ए ले लेते हैं कस्प, और पार्टिकल इनसाइड यानी अंदर की तरफ चल रहा है, और ये वर्टिकल साइक्लॉइड है, मतलब वर्टिकल प्लेन में है, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए किसी समय पर पार्टिकल पॉइंट पी पर है, मास अगर उसका m है तो वेट mg नीचे की तरफ ऐसे एक्ट करेगा। इसके कंपोनेंट हम लेते हैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जिसमें एक टेंजेंट की डायरेक्शन है और एक नॉर्मल की डायरेक्शन है। ये एंगल हम साई ले रहे हैं, टेंजेंट जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से, इसे हम साई कह रहे हैं।
जब ये साई होगा एंगल तो ये 90 माइनस साई होगा. देन दिस इज mg cos 90 minus psi means sin psi, and this is mg cos psi. ये होगा. Let particle is moving inside the vertical cycloid starting its motion from पॉइंट ए एट रेस्ट. माना यहाँ से चलना शुरू करता है और यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, मान लीजिए. वैसे कहीं से भी मूव करा सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हम यहाँ से लेते हैं. स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम पॉइंट ए एट रेस्ट एंड इज एट पॉइंट P के हम कोऑर्डिनेट इंट्रिंसिक कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं S, S आर्क लेंथ ये है, ये ध्यान रखिएगा. O इज दिस, आर्क OP इज S. देन इक्वेशन ऑफ मोशन along tangent and normal arc. टेंजेंट की डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी? देखिए, हमें मालूम है कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स हो जाएगा. और यहाँ पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, देखिए टेंजेंट की जो डायरेक्शन लेते हैं वो S की बढ़ती हुई दिशा में लेते हैं, इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ S. O से अगर S मेजर कर रहे हैं तो S बढ़ेगा इधर, यानी टेंजेंट की डायरेक्शन होगी इधर. ये फोर्स लग रहा है इधर, तो ये हो जाएगा माइनस mg साइन साई. तो इसको सिंप्लीफाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं. और नॉर्मल की डायरेक्शन में जब पार्टिकल अंदर की तरफ मूव करेगा, कर्व के इन साइड मूव करेगा, तो इसमें जो रिएक्शन फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा. वो मान लीजिए R है, जो कि नॉर्मल की डायरेक्शन में होगा. नॉर्मल इन साइड लिया जाएगा, तो नॉर्मल की डायरेक्शन में इक्वेशन क्या होगी? एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है mv² बाई रो. रो इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर होगा R माइनस mg cos psi. ये इक्वेशन ऑफ मोशन है टेंजेंट और नॉर्मल की डायरेक्शन में. उनको सॉल्व करेंगे तो देखिए, कंसीडर इक्वेशन 1, तो आपको मिलेगा इंट्रिंसिक इक्वेशन cycloid is this. तो साइन साई इज S/4 ही यहाँ रख दीजिए. ये होगा इक्वेशन. इस इक्वेशन की खास बात है,
ये गलती हुई, ये टी है, टी। एस और टी में इस रिलेशन को देखिए, ये आर्क लेंथ के अलॉन्ग अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन है, एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर्क लेंथ एस विद नेगेटिव साइन। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मालूम है जब एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव टाइम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, अगर पार्टिकल इस तरीके की कंडीशन को फॉलो करे। तो दिस shows that motion of particle in a cycloid is simple harmonic motion। ये ध्यान रखिएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन हुआ विद सेंटर ऑफ फोर्स एट ओ, सेंटर ऑफ फोर्स एट ओ, जहाँ एस 0 होगा, विद सेंटर ऑफ मोशन एट ओ, इसकी तरफ फोर्स लगेगा तो पार्टिकल इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, इस तरीके से मोशन करेगा। और टाइम पीरियड क्या होगा मोशन का? ये आप जानते हैं अंडरवुड म्यू, तो यहाँ पे म्यू है G/4a, तो 4 पाई बाई √G और √a ऊपर चला जाएगा, है ना, तो इसको लिख सकते हैं 4 पाई a/G। अब हमने ये अभी केवल कहा है कि यहाँ से चलना शुरू करेगा, लेकिन इसको हमने कहीं यूज़ नहीं किया। यानी पार्टिकल चाहे यहाँ से चले, चाहे यहाँ से चले, चाहे कहीं से भी चले, कहीं से भी चले, उसका मोशन सिंपल हार्मोनिक ही होगा। और इसको अगर और आगे बढ़ाएं तो जब ये तय हो गया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो बाकी तमाम बातें हम लिख सकते हैं। जैसे जब इस तरह का मोशन हो तो वेलोसिटी क्या होती है ये हमें मालूम है, ये निकालने की ज़रूरत नहीं है कि हमें मालूम है वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ से अगर हमने मान लिया चलना शुरू करेगा और ये डिस्टेंस 4a होती है तो हमें मालूम है आल्सो वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय v² इज इक्वल टू म्यू, है ना। तो आई एम सॉरी, म्यू है यहाँ पे G/4 है, और फिर क्या होता है a² - x²। तो a क्या है, यहाँ एम्पलीट्यूड क्या होगा 4a, ये डिस्टेंस है 4a आर तक, तो 4a² यानी 16a² - s²। ये वेलोसिटी होगी किसी पॉइंट पे। आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम ये देख चुके हैं, हम इसको बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूट लेना है तो रूट ले लीजिए नेगेटिव साइन के साथ। तो इसको हम, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इज दिस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं
नेगेटिव साइन का मतलब आप जानते हैं क्या होता है। (16a² - s²). अच्छा, वेलोसिटी हो गई। इसके अलावा टाइम और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं आपको। एक्स एस इज इक्वल टू ए कॉस रूट न्यू टी होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ क्या होगा, एंड एस इज इक्वल टू, चूँकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट एस में है आर्क लेंथ में, और ए यानी एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा 4a। अगर यहाँ से चलना शुरू करता है तो, अगर यहाँ से करता है तो जो भी डिस्टेंस ये होगी 4a कॉस रूट न्यू, और रूट न्यू है ये, तो इसका रूट हो जाएगा g/4a t। ये भी एक रिलेशन होगा, टाइम और डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन होगा। ये तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं। अब आई बात रिएक्शन फोर्स की, तो वो हम लिख लेंगे ना। बाय इक्वेशन 2 रिएक्शन फोर्स होगा R इज इक्वल टू mv² ρ प्लस mg cos psi। अच्छा, ये हम बता दें कि वेलोसिटी अभी हमने देखी है g/4a 16a² - s², तो इसको हम लिख सकते हैं g/4a 16a² - s²। s क्या होता है, s क्या होता है, s इज 4a sin psi, तो ये हो जाएगा 16a² sin² psi, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 16a² 1 - sin² इज cos² psi, तो 4a g cos² psi ये वेलोसिटी ऐसे भी लिखी जा सकती है, v² इज 4a g cos² psi। अच्छा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये होता है ds/d psi, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो ये होगा 4a cos psi, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ यहाँ रखिएगा, तो mv² इज 4a g cos² psi और रो इज 4a cos psi mg cos psi, तो ये आपको मिलेगा mg cos psi प्लस mg cos psi। देयरफॉर रिएक्शन एट एनी पॉइंट इज 2 times mg cos psi, ठीक है। तो लोवेस्ट पॉइंट पे क्या होगा, क्लियरली एट द लोएस्ट पॉइंट psi is 0, तो रिएक्शन फोर्स होगा 2 times द वेट ऑफ द पार्टिकल, 2 times द वेट ऑफ द पार्टिकल, ये ध्यान रखने की चीज़ है। और हाईएस्ट पॉइंट पे एंड एट cusp a psi is π/2, therefore r is 0। यहाँ पर जाहिर सी बात है पार्टिकल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, कर्व हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, तो वेट पूरा डाउनवर्ड रहेगा, तो रिएक्शन फोर्स 0 हो ही जाएगा, ठीक। तो ये कुछ बातें हैं जब पार्टिकल साइक्लॉइड में अंदर की तरफ मोशन करेगा, तो ये ध्यान रखने की बात है। सबसे ज़रूरी चीज़ है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी, ये ध्यान रखना, इसी पे सवाल आपको लगाने होंगे जो भी होंगे। तो ये हो गया, इसमें कुछ सवाल हम ले लेंगे और फिर
साइक्लॉइड में जब बाहर की तरफ पार्टिकल मूव करेगा वो भी हमें देखना है। तो ये अगले लेक्चर में देखेंगे।